इसके पहले बेटा हमने समझा था स्वपरागण की युक्तियों के बारे में, है ना। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वपरागण क्या होता है और स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं, स्वपरागण की हानियां क्या होती हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि स्वपरागण होता ही क्या है ना। तो जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, है ना। यानी कि मान लेते हैं ये कोई पुष्प, ये हो गई भाई पुष्प की संरचना, ठीक है। इस वाले भाग को हम कहते हैं परागकोश और जिस पे ये लगा है ये होता है पूतंतु। इसके जस्ट नीचे पाया जाता है वाहदल, इसके नीचे का ये भाग कहलाता है पुष्पासन, ठीक है। और ये वाली संरचना क्या होती है, वृंत होती है, ठीक है। इसे हम जानते हैं वर्तिकाग्र के नाम से। ये हो गया वर्तिकाग्र, ये यहां से लेके यहां तक का भाग कहलाता है बेटा वर्तिका। इसे हम जानते हैं परागकोश के नाम से, इसे हम जानते हैं पूतंतु के नाम से। ये होता है वाहदल, ठीक है। ये कहलाता है पुष्पासन और इस संरचना को हम जानते हैं वृंत के नाम से। एक बचा, इसे हम ओवरी या फिर अंडाशय कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था, क्या जाना था हमने, स्वपरागण की कुछ युक्तियों के बारे में हमने जाना था। स्वपरागण होता ही क्या है कि देखो अब यही एक पुष्प है, इसी पुष्प का, क्योंकि परागकोश के अंदर पाए जाते हैं क्या, पाए जाते हैं परागकण जो कि नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं, यानी कि नर युग्मक को उत्पन्न करने वाले कहलाते हैं, है ना। तो क्या था स्वपरागण, क्या होता है स्वपरागण, तो जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वपरागण। बात समझ में आ रही है। स्वपरागण में क्या होता है, जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है, जाता है, उसे हम कहते हैं स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण की हमने 3 युक्तियों को पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम समझने वाले हैं स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण की हानियां जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, ना केवल ये पेड़ पौधों में, कभी कभी ये मानवों में भी आगे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे आपको देखने को मिलेगा कि क्यों शादियां दूर दूर की जाती हैं, है ना। पहला टॉपिक क्या है हमारा भाई, हम समझते हैं स्वपरागण के लाभ। अगर मान लो ये जो हमारा पुष्प है ये गुड़हल का है, मान लेते हैं ये पुष्प किसका है बेटा, गुड़हल का है, और जिसका रंग कैसा है, मान लेते हैं ये लाल है, ठीक है। मान लेते हैं जिस संरचना को हमने बनाया, ये जो पुष्प है वो किस रंग का है, लाल, और है क्या, ये गुड़हल है। अभी बताओ अगर स्वपरागण होगा, यानी कि इसी का परागकण इसी की वर्तिकाग्र पर जाएगा, यहाँ अंकुरण होगा, है ना, यहाँ अंकुरण होगा, ये बीजांड में मिलेगा, निषेचन होगा, इसके बाद जो बीज बनेगा, जब उस बीज को बोया जाएगा तो कैसा पौधा प्राप्त होगा, गुड़हल ही प्राप्त होगा। और किस रंग का प्राप्त होगा, लाल प्राप्त होगा। लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, स्वपरागण का हमेशा शुद्ध वंश की प्राप्ति होती है। अगर हमारा गुड़हल लाल था, अगर गुड़हल लाल था तो जो इसकी संतान होगी वो भी कैसा होगा, लाल होगा और गुड़हल ही होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब जिस मतलब अगर जैसे ये देखो जो पुष्प है जिस रंग का होगा, जिस जाति का होगा, संतान भी उसी रंग की और उसी जाति की होगी, यानी कि हमें शुद्ध वंश की क्या होगी, प्राप्ति होगी। पहला टॉपिक हमारा हुआ क्लियर कि स्वपरागण में सदैव हमें शुद्ध वंश की प्राप्ति होती है। जिस वंश का परागकण होगा, है ना, उसी वंश का क्या होगा, उसी वंश का हमें क्या मिलेगा भाई, हमें उसी वंश का मिलेगा नया वाला पौधा, यानी कि बीज हमें उसी वंश का मिलने वाला है।
बात समझ में आ गई भाई। बीज का निर्माण यहां होता है, बीज का निर्माण जब तक परागकण यहां नहीं आएगा, अंकुरित होकर जब तक ये बीजांड में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक बीज बनेगा ही नहीं बनेगा। तो इसी का परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर अवतरित होगा और आएगा। तो भाई क्योंकि ये गुड़हल कैसा था, लाल रंग का था, तो इसका जो बीज बनेगा वो कैसा बनेगा, लाल रंग का ही प्राप्त होगा। तो पहली पॉइंट, पहला टॉपिक क्या था कि हमें हमेशा क्या मिलेगा, शुद्ध वंश की क्या मिलेगी, प्राप्ति। हमें शुद्ध वंश हमेशा मिलने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है। तो स्वपरागण में सदैव शुद्ध वंश की क्या होती है, प्राप्ति। दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरों पर निर्भरता नहीं। आप जानते हैं परागण दो प्रकार का, स्वपरागण, परपरागण। जब ऐसा परागण जिसमें किसी जीव की या किसी की निर्भरता नहीं होती, यानी कि परागकण को क्या करना है, अपने आप उसी वर्तिकाग्र तक यहां से यहां तक अपने से ही चले जाना है, इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं, जैसे जल की भी जरूरत नहीं, जीव की भी जरूरत नहीं, वायु की जरूरत नहीं। जब बिना माध्यम के होगा तो वो किसी पर निर्भर तो नहीं ना है कि भाई कोई आएगा परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाएगा, तब जाके निषेचन होगा, तब जाके परागण होगा। लेकिन स्वपरागण में जो पौधा होता है, जो पुष्प होता है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। ये लाभ के पॉइंट है बेटा। हमेशा शुद्ध वंश प्राप्त होगा, साथ ही साथ पुष्प कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होगा, ना तो वो किसी माध्यम पर निर्भर होगा, ना तो किसी जीव पर निर्भर होगा। जैसे ना वो मान लो वो कभी ये इंतजार नहीं करेगा तितली आए, भंवरा आए, हवा बहे, जल रहे, है ना, किसी की से जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये अपने आप ही अपने परागकण को अपने वर्तिकाग्र तक क्या कर लेगा, पहुंचा लेगा, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी के ऊपर निर्भर रहे। समझ रहे हैं? जैसे आप किसी काम के लिए किसी का वेट करते हैं ना कि वो आएगा तो काम होगा, तो आप क्या हो, उस पर निर्भर हो ना कि वो आएगा तभी काम शुरू होगा। लेकिन अगर आप अपना काम स्वयं कर लेते हैं तो निर्भरता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो स्वपरागण में जो पौधा होता है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। तीसरा टॉपिक है, किसी पुष्प को, ऐसे पुष्प जिनमें स्वपरागण हो, उनको ना तो कभी भाई सुगंध उत्पन्न करना होगा, ना तो उन्हें रंगीन होना पड़ेगा, ना तो उन्हें शहद यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ की उत्पत्ति करनी होगी जिसे देखकर कोई जीव क्या हो, आकर्षित हो। यानी कि अगर आप किसी पुष्प की तरफ आकर्षित होते हो, अगर मान लो आप अपने आसपास कोई फूल देख लेते हो, तो आप उसकी तरफ किस सिचुएशन में अट्रैक्ट होते हो, या तो उसका रंग बढ़िया होगा, या तो वो महकता बहुत बढ़िया होगा, है कि नहीं। यही दो तीन चीजें देख के ही तो आप अट्रैक्ट होते हो। बाजरा का फूल देख के भागे जाते हैं? नहीं, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ना बाजरा ना देखने में अच्छा लगता है, ना उसकी सुगंध होती है। गुलाब को देखेंगे भागे चले जाएंगे, गेंदा के पास भागे चले जाएंगे, चंपा चमेली भाग के चले जाएंगे, भागेंगे ना, क्योंकि वो क्या है, वो सुगंधित है, उनसे सुगंध आ रही है, उनकी जो शारीरिक बनावट है, जो आकार की है, वो बेटर है, आप उसे देख के क्या होते हो, आकर्षित होते हो। लेकिन जो वे पौधे जिनमें क्या होता है, स्वपरागण, उनका कोई विशेष रंग नहीं होता, सुगंध नहीं, कोई विशेष प्रकार के रसायन का भी वो स्राव नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते कि जिसे खाने के लिए तुम भाग के चले जाओ। समझ रहे कि नहीं। तो बेटा अगर वो रंग, सुगंध, मधु उत्पन्न नहीं करेंगे तो उनकी जो ऊर्जा होगी वो बचेगी कि नहीं बचेगी, बिल्कुल बचेगी बेटा, है ना, उनकी ऊर्जा बचेगी। समझ में आई बात। जैसे मान लो कि अगर मान लो शादी में कह दिया जाए भाई कि बर्तिया दो ठुआएंगे, तो आपका बच्चा कि नहीं टेंट हाउस बच्चा कौनो को ठरम खिला के बाद भगा दो, है कि नहीं। दो चार तो मरकरी लगा लो, घर को बल्ब तो हर घर में लगा हुआ है, जब से एलईडी, भाई चलो तुमको उनको नहीं दिखाई देता, 14 वाट का लगा दो, चट्टे बस आए में जीजा खाएंगे चल जाएंगे, है कि नहीं, व्यवस्था हो गई। लेकिन अगर पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी बारात के साथ आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंट लगाना पड़ेगा, भाई व्यवस्था बम्पर वाली देनी पड़ेगी, मीठा खाना, है कि नहीं, लाइट डेकोरेशन सब मेंटेन करना होगा। लेकिन वही स्वपरागण में क्या होता है, क्योंकि भाई ये किसी के ऊपर निर्भर तो है नहीं, जब ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है तो सुगंध किसके लिए उत्पन्न करे, रंग किसके लिए बनाए वो, जब ये सारी चीजें वो उत्पन्न नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा बचेगी जिसका इस्तेमाल वो अपने शरीर के विकास में लगा सकता है।
बात समझ में आई? तो स्वपरागण में 3 पॉइंट हमने समझा कि शुद्ध वंश की प्राप्ति होगी, जीव दूसरों पर निर्भर नहीं होगा, साथ ही साथ उसे रंग, सुगंध और मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, उसमें स्वपरागण हो रहा है। तो ये सारी चीजें तो परपरागण के अंतर्गत आएंगी। भाई आप किसी जीव के अगर परपरागण क्या है? ऐसा परागण जो दूसरों के द्वारा होता है, आगे हम समझेंगे। ऐसा परागण जो दूसरे या जीवों के द्वारा होता है, जैसे जल, जीव, वायु, कीट के द्वारा अगर हो तो उसे आप क्या कहोगे? उसे कहोगे परपरागण। तो भाई अगर आप किसी जीव की तरफ या किसी की तरफ आकर्षित होंगे, कुछ तो क्वालिटी देखोगे, है कि नहीं? किसी के अंदर कोई ना कोई गुण तो देख के ही कोई ना कोई आकर्षित होता है। तो यहां पे भाई परपरागण तो है नहीं, हम स्वपरागण समझ रहे हैं। तो रंग, सुगंध, मधु की आवश्यकता नहीं होती है। अगला टॉपिक, अधिक परागकण की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब भाई अगर स्वपरागण करना है, अब भाई ज्यादा मिठाई की जरूरत तो है नहीं, 2 लोग आए हैं, काम 2-4 टोक होगा मंगवाई लो, खिला के भेज दो, बहुत करेंगे, दूध खाएंगे, दलिद्दर टाइप के होंगे तो, है कि नहीं? नॉर्मल होंगे तो एक ठे उठाते, वो तोड़ के खाते हैं, है कि नहीं? वो तो तब खाते हैं जब कोई देखता ना हो, है कि नहीं? मतलब अगर कोई देख रहा हो तो वो बड़े प्यार से खाते हैं। अगर आप घर पे देखो कैसे खाना खाते हो, किसी रिलेशन में चले जाते हो तो खाना की स्पीड देख लो। घर रहते ना मत पूछो, धड़ाधड़ 2 मिनट में खा के भाग जाओगे। और रिश्ते में तो एक रोटी आधा घंटा तक चलती, पूरा बात कर करके खाते हैं, रिलैक्स होके, काम डाउन, है ना? तो पहला पॉइंट, ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। चौथा पॉइंट समझते हैं बेटा कि अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे क्या होता है ना, परपरागण में बहुत सारे परागकण क्या करने पड़ते हैं? उत्पन्न करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं उत्पन्न? भाई अगर परपरागण करना है तो क्या होगा? बहुत सारे परागकण उत्पन्न होंगे, जिनमें से एक ही तो पहुंचेगा वर्तिकाग्र तक और बाकी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कौन पहुंचेगा ये तो तय नहीं होता ना। भाई कितने, बहुत सारे, भाई जैसे मान लो कह दिया जाए कि भैया हमारे बारात में 300 लोग आएंगे, है कि नहीं? तो आप 300 का मेंटेन करके रखोगे, है कि नहीं? लेकिन अगर 150 आ गए तो आपकी मिठाई तो अब कम होने वाली नहीं है। 300 का भाई आपको कहा गया था 300 लोग आएंगे तो 300 आपने मेंटेन करके रखा, है ना? तो क्या होता है, इसमें अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक ही परागकण वर्तिकाग्र तक चला जाएगा, अवतरण हो जाएगा, वो अंकुरित हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, बीज की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ज्यादा परागकण की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ये हो गया लाभ, स्वपरागण के लाभ। क्या क्या लाभ हमने समझा? हमें हमेशा शुद्ध जाति का या शुद्ध वंश का जो पौधा होगा वो उत्पन्न होगा, दूसरों पर निर्भरता नहीं होती, रंग, सुगंध आदि उत्पन्न करने नहीं पड़ते, साथ ही साथ अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज्यादा परागकण की जरूरत तो परपरागण में पड़ेगी, जिसे आप देखोगे। अब हम समझते हैं बेटा हानि के बारे में कि भाई स्वपरागण से अगर लाभ है, अगर किसी के अंदर कोई सद्गुण है, अच्छा गुण है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ दुर्गुण भी होगा, बुरे व्यवहार भी होंगे। क्या होगा? पहली हानि क्या होगी? बीमारियों का स्थानांतरण। आप जानते हो कि अगर आपको आपके माता पिता से, अपने माता पिता से अच्छे गुण मिलेंगे, तो अगर माता पिता को कोई बीमारी, कोई आनुवंशिक बीमारी है, तो उसका भी क्या होगा? स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु, किसी रोग का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना ही क्या कहलाता है ना? आनुवंशिकता। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो भाई हमें क्या होगा? जब कभी भी स्वपरागण होगा तो भाई हम जानते हैं शुद्ध वंश की प्राप्ति होती है स्वपरागण में। तो शुद्ध वंश में भाई अगर बीमारी रहेगी तो जो नया वाला बीज होगा उसमें ये क्या होगा? स्थानांतरित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या होगा? इसमें बीमारियां भी स्थानांतरित हो जाती हैं। यानी कि अगर पुष्प में कम बीज उत्पन्न करने की क्षमता है तो वो स्थानांतरित होगी, है ना? उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है तो वो भी स्थानांतरित होगी, क्योंकि भाई शुद्ध वंश की प्राप्ति हो रही है ना। जैसे माता पिता वैसी संतान। तो क्या होगा? इसमें बीमारियों का भी क्या होगा? स्थानांतरण होगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि बीज क्या होंगे? कम उत्पन्न होंगे, लेकिन आकार में कैसे होंगे? छोटे। वह क्या होंगे? कमजोर होंगे, क्योंकि बीमार लोग कैसे होते हैं? एकदम ऐसे ही होते हैं, है ना? कमजोर होंगे बेचारे वो, क्योंकि जो खाएंगे वो बॉडी में लगेगा नहीं। अगर लगेगा भी तो रोग क्या करता है? रोग शरीर को खाता जाता है और धीरे धीरे वो क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो
इसमें ये वाला पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसमें क्या होता है, बीमारियों का स्थानांतरण होता है। भाई अच्छे गुण तो आते ही आते हैं, लेकिन बुरे गुण भी कहां जाएंगे। अगर आप शुद्ध नस्ल के हैं तो क्या होगा, उसमें बीमारियों का भी क्या होगा, स्थानांतरण होगा। आगे बीज कम होंगे, छोटे, वह क्या होंगे, कमजोर होंगे। साथ ही साथ बीज क्या होंगे, शीघ्र नहीं पकते हैं। आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, विभिन्नता, वेरिएशन, है ना। विभिन्नता बहुत जरूरी है। अगर किसी जीव में अगर वेरिएशन नहीं है, अगर विभिन्नता नहीं होगी, एक ही जाति लगातार चलती जाएगी तो धीरे धीरे उसका विकास क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, उसकी नस्ल बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि इसमें क्या है, एकदम शुद्ध नस्ल चलती जा रही है, जिसकी वजह से बीज जल्दी पकते नहीं है। ठीक है, आगे कभी भी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होगी। कभी भी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होने का मतलब क्या है, आप गांव में एक वर्ड यूज करते हैं, टोटका। अगर आप बैठे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं, आप तब तक नहीं उठोगे जब तक काम खत्म नहीं हो जाता, है ना। नई जाति कब बनेगी बेटा, जब एक मान लो ये लाल है, दूसरा क्या हो, सफेद हो, तभी ना जाके गुलाबी बनेगा। लाल और सफेद मिलेंगे तो गुलाबी बनेगा। तो नई जाति कैसे बनेगी, जब पौधे अलग अलग हो, है ना। जब अलग अलग जाति के पौधे आपस में मिलेंगे, अलग अलग रंग के पौधे आपस में मिलेंगे, तभी ना एक नए रंग की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, शुद्ध वंश की प्राप्ति अगर होगी तो नई जाति कभी बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। नई जाति तो तब बनेगी जब अलग अलग रंग, अलग अलग पौधे मिलके किसी संतान की उत्पत्ति करें, तब ना गुलाबी वाला आएगा भाई, है ना। यानी कि इसके लिए क्या चाहिए, ये लाल तो पहले से था, हमें सफेद चाहिए, तो ये एक अलग रंग हुआ कि नहीं हुआ, होगा ना भाई। अगर होगा तभी जाके नई वाली संतान आने की संभावना है, अन्यथा नहीं होगी। और जो बीज बनते हैं बेटा, वो उत्तम श्रेणी के नहीं होते, उच्च क्वालिटी, हाई क्वालिटी के ये बीज नहीं बनते, क्योंकि ये स्वपरागर, जैसे माता पिता थे उन्हीं के गुण क्या हो रहे हैं, केवल स्थानांतरित हो रहे हैं, और रोग तो हुए ही है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे, और बाद में क्या होगा, इनकी जाति ही क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। आप देखते हैं हमेशा जब आप अभी गेहूं की फसल लगानी है ना, बुआई चल रही है कि नहीं गेहूं की, तो आप क्या करते हो, नई नई किस्में लाते हो, नई नई किस्में बोते तो गेहूं ही है, नई किस्में क्यों लाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, अलग अलग जातियों को मिला के एक नया पौधा हमेशा, नया बीज हमेशा तैयार किया जाता है, ताकि उसमें रोग से लड़ने की क्षमता ज्यादा हो, है ना। उसमें बीज बहुत मजबूत हो, छोटे ना हो, बड़े दाने के हो, है ना। एक नई जाति हमें मिले, और बीज क्या होने चाहिए, उत्तम श्रेणी के। एक किसान को यही सारी चीजें चाहिए जो कि स्वपरागण के फलस्वरूप नहीं मिलने वाली। बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका स्वपरागण के लाभ और हानियां। अगले वीडियो में हम समझेंगे परपरागण के बारे में। बेस्ट ऑफ लक।